औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम शाहिद ख़ान। हमारा जो नेक्स्ट सेशन है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका जो टेस्ट मैंने ग्रुप में शेयर किया था, तो उसकी मैं की वगैरह आपको यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। उसके एमसीक्यूज़ में आपको यहाँ पे सॉल्व का एक्सप्लेन कर रहा हूँ एमसीक्यूज़। चलते हैं जी सेशन की तरफ। तो पहली स्लाइड है हमारे पास। तो कहते हैं कि कंसिडर द स्पीशीज़ जिंक है, आर्सेनिक है और जर्मेनियम है। तो इसमें वो हमें ये बता रहा है कि आप इनको कंसिडर करें और द स्पीशीज़ है इनमें क्या चीज़ सेम है। पहली बात कहते हैं कि सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, चूँकि ये तीनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो इनमें तो सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकते। पहली बात, पहले एमसीक्यूज़ पॉसिबल नहीं है, पहला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट बता देते हैं जी। कहते हैं सेम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी एक जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि उसके लिए एटॉमिक नंबर का होना ज़रूरी है सेम, ठीक है। तो वो भी सेम नहीं है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जी। उसके बाद कहते हैं सेम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, ये कहते हैं। उसके बाद सेम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, और अच्छा सेम नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते फिर इनका मैस एक जैसा होता। अब मैस एक जैसे नहीं, सेम मैस नंबर भी नहीं है, तो हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो सी बचता है कि सेम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। ये इसमें पॉसिबिलिटी है कि इनमें सेम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन हो सकते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन है दी न्यूट्रल एटम ऑफ ऑल दी आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट है। अगर न्यूट्रल एटम है सारे आइसोटोप्स के, उस उनमें जो एलिमेंट्स है उसके अंदर क्या सेम होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर न्यूट्रल एटम है तो उसमें जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है वो सेम होंगे, ठीक है। सी ऑप्शन, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन विल बी दी सेम। डिफरेंट नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स नहीं हो सकता जी, क्योंकि आइसोटोप्स हैं। इक्वल नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, ये भी नहीं हो सकता। अगर इक्वल नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन होंगे फिर आइसोटोप्स ही नहीं होंगे, और सेम मैस नंबर भी नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट इज़ द एटॉमिक वेट ऑफ ए हाइपोथेटिकल एलिमेंट कंसिस्टिंग ऑफ टू आइसोटोप्स, वन विद मैस 64.23 AMU जिसकी परसेंटेज 26% है, एंड वन विद मैस 65.32 AMU और इसकी परसेंटेज हमें नहीं बताई। ये एक क्वेश्चन है जी, इसको हमने सॉल्व करना है। बड़ा ही आसान है। इसमें आपने फार्मूला लेना होता है एवरेज मैस ना, और हमारे पास जो एवरेज मैस है EVG में लिखता हूँ, इसका हमारे पास कुछ फार्मूला कुछ इस तरह से होता है। ये बराबर होता है जी मैस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स नेचुरल एबंडेंस। फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है 64.23, ठीक है, और इसकी नेचुरल एबंडेंस कितनी है जी 26%। इससे मल्टीप्लाई कर देना, प्लस इसमें हमने ऐड करना है जी मैस ऑफ सेकंड एलिमेंट, जो कि हमारे पास कितना दिया हुआ है 65.32, और इसको मल्टीप्लाई करना है। इसकी परसेंटेज बढ़ना नहीं दी हुई, दो ही एलिमेंट्स हैं, एक की दी हुई है दूसरे की ना भी दी हो, टोटल 100% होता है। हम उससे निकाल सकते हैं। 100 में से 26 निकाले तो इसकी 74 बच जाएगी, 74 और इसकी बढ़ने से इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे किससे जी 100 से। तो हमारे पास जो मैस आ जाता है फिर इस करने के, वो हमारे पास ये वाला बनता है 65.03 AMU बनता है, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा जी, ठीक है। मेथड आपने समझना कि इसको हमने कैसे किया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहते हैं रदरफोर्ड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट इन विच ए बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज डायरेक्टेड एट ए थिन पीस ऑफ मेटल फॉइल। रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था, फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट ही कंक्लूडेड दैट, तो उसने क्या कंक्लूड किया अपने एक्सपेरिमेंट से। इलेक्ट्रॉन ऑफ मैसिव पार्टिकल, ना जी ये नहीं किया। पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द एटम आर मूविंग अबाउट, नहीं गलत। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पार्ट्स ऑफ एटम आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड एक्सट्रीमली हेवी पार्टिकल, ये सही है, ठीक है। उसने कहा जो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है वो बहुत छोटा सा है और हेवी है, ठीक है। मसलन एरिया कम कवर कर रहा है, हेवी पार्ट है। डायमीटर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दैट ऑफ न्यूक्लियस, नहीं जी। इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, नो। तो ये जो सी ऑप्शन है ये इसमें करेक्ट है। ओके, emission spectrum of gold show a line of wavelength 2.676 multiplied by 10 की power -7 meter. How much energy is emitted as the excited electron falls to the lower energy level? ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इसको देखना है कि इसको हमने कैसे सॉल्व किया। तो क्वेश्चन नंबर अगर 5 में हम देखें, ओके 5, तो इसमें बेसिकली पहले हमने ये फ्रीक्वेंसी का रिलेशन निकालना होता है, वो जो कि बराबर स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ,
ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है कि 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होते हैं, ठीक है। और वेवलेंथ हमें यहाँ पे गिवन है कि 2.76 × 10⁻⁷ है, ठीक है। इसको हमने जब डिवाइड किया स्पीड ऑफ लाइट को और 2.76 वेवलेंथ को रख के, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या है, 1.09 × 10⁻15 आ जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आ गई। अब जब हमें फ्रीक्वेंसी मिल गई तो हमारे पास दूसरी जो इक्वेशन होती है ई, चूँकि इसने एनर्जी बताई है ना, फास्ट टू दी लोअर एनर्जी लेवल, ओके, एनर्जी कितनी एमिट होगी, ठीक है। तो फिर एनर्जी के लिए हमारे पास इक्वेशन होती है E = H μ या एफ अगर लिखते हैं तो फ्रीक्वेंसी, म्यू भी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ये इक्वेशन होती है और जिसमें एच प्लांक्स कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 6.626 × 10⁻34 आ जाती है जूल सेकंड, ठीक है। इन दोनों अब हमारे पास ये प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है और फ्रीक्वेंसी ऊपर वाले रिलेशंस हमने कैलकुलेट कर लिए जी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर बचते हैं 7 × 10⁻19 जूल बन जाता है। ये वाला ऑप्शन जो है ये इसमें करेक्ट है। थोड़ी लंबी कैलकुलेशन है तो इसी कैलकुलेशन की ना मैं पिक्चर ग्रुप में आपको भेज दूंगा, वहाँ से आपने देख लेनी है। समझा मैंने दिया कि कैसे ये होगा कि पहले इसकी आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है, स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ के रिलेशन से फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है, वहाँ से उस फ्रीक्वेंसी को यूज़ कर E = H μ से इसकी फिर आपने एनर्जी निकाल लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं विच ऑफ द रिस्पॉन्सेज contain all the statement that are consistent with the Bohr theory of atom and no others, okay। कहते कौन सी स्टेटमेंट दैट आर कंसिडर्ड विद योर, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, बस सिंपल बोर के अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं, ठीक है। पहले एन इलेक्ट्रॉन कैन रिमेन इन अ पार्टिकुलर ऑर्बिट एज लॉन्ग एज इट कंटिन्यूली एब्जॉर्ब एनर्जी ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, नहीं जी। दूसरे दी लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट्स आर दोज क्लोज टू द न्यूक्लियस, सही है। बोर ने यही कहा था कि जितना दूर जाएंगे एनर्जी ज़्यादा होगी। एन इलेक्ट्रॉन कैन जम्प फ्राम द के शेल टू द एम शेल बाय इमिटिंग रेडिएशन, नहीं जी, एब्जॉर्ब करके होते हैं, तो ये भी गलत है। तो हमारे पास जो करेक्ट है वो सिर्फ बी ऑप्शन है, ये 2 वाला, कि ओनली 2 वाला जो है हमारे पास करेक्ट है, बाकी रॉन्ग है। उसके बाद यदि हेजनबर्ग प्रिंसिपल स्टेट दैट, तो ये तो सिंपल सा रूल है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एक्यूरेटली बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली, कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम मोमेंटम और पोजीशन को साइमल्टेनियसली हम डिटरमाइन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 8 है जी विच स्टेटमेंट अबाउट द 4 क्वांटम नंबर विच डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉन इन एटम इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। किसी एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उनको डिस्क्राइब कर कौन से जो 4 क्वांटम नंबर है वो इनकरेक्ट है। तो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बिल्कुल 1 2 3 होते हैं जी। एजीमुथल क्वांटम नंबर को देखें तो ये इसकी वैल्यू 1 2 3 3 नहीं, ऐसे नहीं होता है। ये होता है हमारे पास 0 1 2 3, 0 फॉर एस और 1 फॉर पी। 0 वैल्यू होती है एस के लिए और 1 की वैल्यू होती है पी के लिए, 2 की वैल्यू होती है डी के लिए और 3 की वैल्यू होती है एफ के लिए, ठीक है। एजीमुथल, तो चूंकि यहाँ पे 0 नहीं दिया गया तो इट्स मीन यही रॉन्ग है, बी वाला। मैग्नेटिक क्वांटम बिल्कुल ठीक दिए हुए जी, -L से 0 फिर +L, ठीक है। स्पिन क्वांटम प्लस आप ये भी ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रेफर टू द ओरिएंट, बिल्कुल ठीक है जी। तो हमारे पास जो इनकरेक्ट है तो वो बी ऑप्शन है, ओके। विच एटॉमिक ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप, तो एस वाला स्फेरिकल होता है जी, ठीक है। तो 3s का ऑप्शन आ जाएगा। पी वाला आपको पता है डम्बल, डी डबल डम्बल और एफ वाला जो है तो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द सब लेवल ऑफ विच L = 3। अब पहले हमें ये पता होना चाहिए कि L एजीमुथल क्वांटम नंबर किसके लिए 3 होते हैं। तो देखें एस के लिए हमारे पास 0 होते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, पी के लिए हमारे पास क्या होते हैं 1, डी के लिए हमारे पास होते हैं 2 और एफ़ के लिए हमारे पास होते हैं 3। तो एफ़ में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इनडायरेक्टली पूछ रहा है, ठीक है। इनडायरेक्ट वे से पूछ रहा है कि जिसमें एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 होगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो वो चूँकि एफ सब शेल है तो उसमें डेफिनेटली 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। तो डी ऑप्शन है। मैंने ना ऑप्शन बोल्ड भी किए हैं ताकि आपको आसानी हो, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 है द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर आर्सेनिक इज़, आर्सेनिक का जो एटॉमिक नंबर है वो हमें पता होने चाहिए तो फिर बाकी चीज़ें हम कर लेंगे, ठीक है। अब आर्सेनिक का जो एटॉमिक नंबर है जी वो है हमारे पास कितना, सॉरी, वो हमारे पास है आर्सेनिक का 33 इलेक्ट्रॉन हमने एडजस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, आर्गान की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शो कर लेंगे। आर्गान में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 18,
उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बाकी फिर चीज़ें लिखें। 18 के बाद मसलन 18 यहाँ तक आ गए ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। उसके बाद क्या है 4s2, उसके बाद क्या है 3d10 और उसके बाद क्या है 3b3। इनको काउंट करें 18 2 20 और 10 30 और 3 33। ये वाली कन्फिगरेशन करेक्ट है। अब बाकी क्यों नहीं करेक्ट उनको देख लेते हैं। अच्छा बाकी देखें जी, इसमें देखें इसमें क्या गलती है, ये 3d8 दिया हुआ है, ये गलती है। और बाद वाले को फिल कर लिया, अंदर वाला खाली छोड़ दी, ये गलती। इसमें क्या गलती है, ये 3d12 12 हो ही नहीं सकते डी में। ऊपर वाले में क्या दिए, क्रिप्टान दे दिए। क्रिप्टान के एटॉमिक नंबर तो ज़्यादा होते, 36 होते, तो वो तो इधर आ ही नहीं सकता। और सबसे पहले वाले क्या में गलती, पी में 13 दे दिए, ये गलती है। तो सारे पॉसिबल नहीं है, आखिरी वाला पॉसिबल। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 12 है, विच आर दी फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग करेक्ट फॉर निकल। निकल का एटॉमिक नंबर जो होता है जी वो कितना होता है, हमें एटॉमिक नंबर थोड़े से पता होने चाहिए। मेन एलिमेंट्स के 28 होते हैं ना, तो फिर हमारे लिए आसानी हो जाती है। कैसे, अब 28 है तो पहले आर्गान को रख लेंगे, 18 इसमें आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, एस में जगह होती है 2 की, 18 और 2 20 हो गए, और 8 इलेक्ट्रॉन वो 3D में आ जाएंगे, 3d8। तो इसकी कन्फिगरेशन देखें तो फिर ये लास्ट वाला ऑप्शन, ई वाला ऑप्शन बनता है, ये हमारे पास करेक्ट है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं जी कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS2 NP4 correspond to which one of the following elements in its ground state। NS2 और NP4 कहते हैं ये किसकी ग्राउंड स्टेट में कन्फिगरेशन होगी। तो आपके लिए आसान है, आप इसको काउंट करें, 2 और 4 6 6 किसके उसमें होते हैं, मसलन 6 किसके वैलेंस शेल में होते हैं, कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम देखें तो ऑक्सीजन वाली फैमिली, अब देखें ऑक्सीजन वाली फैमिली से कोई एलिमेंट है। अब ये सल्फ़र है ना, सल्फ़र से इसमें हमारे पास ये कन्फिगरेशन, तो ये वाला ऑप्शन है। देखें इसके इसके कितना होगा, इसके वैलेंस शेल में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। कैल्शियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे ग्रुप से बिलोंग करते। क्रोमियम के कितना हो गया, ये होते हैं हमारे पास क्रोमियम आई थिंक 24 के करीब इसके एटॉमिक नंबर होते हैं, ट्रांजिशन में आ रहे हैं। ब्रोमीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो सल्फ़र हमारे पास बचते हैं जी। उसके बाद आते हैं हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जे थॉमसन था जिसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। नील बोहर ने क्या किया था जी, नील बोहर ने रिलेशनशिप दिया था ना मैस एनर्जी का, वो डबल नेचर ऑफ पार्टिकल्स वगैरह की क्वेश्चन। जेम्स चैडविक ने क्या किया, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया, और एक और गोल्डस्टीन था तो उसने प्रोटॉन को डिस्कवर किया। ये चीज़ें माइंड में होनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन 15 है, व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर ए मेस नंबर ऑफ एन एटम। तो मेस नंबर के लिए कौन सा फार्मूला होता है जी, इसको असाइनमेंट छोड़ देते हैं। वैसे मैंने अच्छा हुआ मैंने बोल्ड भी नहीं किया इसको। ठीक है, ये आप बहुत इजी है, सिंपल है। क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, ये 3 ऑप्शन ये वाला आ जाता है। ठीक है। सम ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसको मैस नंबर बोलते हैं, और सिर्फ प्रोटॉन हो तो उसके एटॉमिक नंबर। अच्छा, मैस नंबर को न्यूक्लियन नंबर्स भी बोलते हैं, ये आपने माइंड में रखना है। न्यूक्लियन NUCLEON, न्यूक्लियन, कभी कभी न्यूक्लियन नंबर भी बोला जाता है। ये क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस में जो स्पीशीज़ होती हैं उनको बोलते हैं। ओके, एन एटम हैज़ मैस नंबर 37 एंड एटॉमिक नंबर 17। मैस नंबर उसका 37 है, एटॉमिक नंबर कितने 17। कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना प्रोटॉन होता है, तो यही ऑप्शन बच जाएगा, 17 ही होंगे। उसके बाद विच आर द फॉलोइंग डिटरमाइन द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम। देखें थोड़ी टेक्निकल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर ये वाला ऑप्शन ना होता, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो हम ये 3 को टिक कर सकते थे कि इलेक्ट्रॉन अगर न्यूट्रल स्पीशीज है तो इलेक्ट्रॉन भी एटॉमिक नंबर बताते हैं, मगर न्यूट्रल नहीं है तो फिर इलेक्ट्रॉन नहीं बताते। ठीक है। मगर अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन वाला ऑप्शन है तो फिर इसी को हमने सेलेक्ट कर लेना है, ये माइंड में होनी चाहिए बात। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 18, निकल हैज़ एटॉमिक नंबर 28, चूज द करेक्ट। ये तो पहले भी किया है जी, ये वाला बी ऑप्शन, ये रिपीट हो गया, देख लो। हाँ ठीक है, ये यहाँ तक आर्गान क्या आ जाएगा, 4:3D। ठीक है। व्हाट हैपन टू द एटॉमिक नंबर ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। याद रखें एटॉमिक नंबर या न्यूक्लियस के अंदर कोई चेंज नहीं आता केमिकल रिएक्शन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर चेंजिंग आती है, तो ये सेम रहता है। केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन में डिफरेंस ये है कि केमिकल रिएक्शन में न्यूक्लियस में कोई गड़बड़ नहीं होती, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं,
रिएक्शंस में, मगर जब न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं, जो एटॉमिक बम वाले रिएक्शन होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस में चेंज आती है, ठीक है, उसमें न्यूक्लियस सेम नहीं रहता, उसमें चेंज आती है। ओके, हु प्रपोज द एटॉमिक थ्योरी, तो जॉन डाल्टन जो था, डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी हम पढ़ते हैं तो उसने ये किया था, एटॉमिक थ्योरी दी थी। रॉबर्ट मिलिकान ने क्या किया था, मिलिकान ऑयल ड्रॉपलेट, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया था। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया। नील बोहर ने हमें रिलेशन बताया था डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 21 है, कहते हैं व्हाट इज़ द सीक्वेंस टू लेबल द सब शेल इन एन एटम। तो हमारे पास ये टेक्निक होती है कि स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल और फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल। ये हमारे पास डिवीजन है जी। अब इसको देख लें इसमें कौन सा फॉलो कर रहा है। तो ये मैंने एक बोल्ड किया हुआ, इसी को सी वाला बोल्ड किया हुआ है, इसको देखें, एस स्कूल पब्लिक स्कूल डिवीजन, ये वाला ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन, ठीक है। इस ऑर्डर में हम इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, बाकी में नहीं। ओके, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर ऑक्सीजन है 1s2 2s2 2p4, ठीक है। विच रूल विल दिस कन्फिगरेशन टू बी वायलेटिंग, ऑफ वो प्रिंसिपल वो भी ओबे हो रहा है इसमें, ठीक है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीज इन एनर्जी ना इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करें, ये ऑफ वो कहते हैं। उसके बाद हुंड्स रूल है। हुंड्स रूल ये कहता है कि दो डीजेनरेट या सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल अगर अवेलेबल हों तो उसको इलेक्ट्रॉन्स को आप अनपेयर्ड वो करेंगे, उसमें फिल करेंगे बजाय पेयरिंग के। ये भी फॉलो है पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के नो टू इलेक्ट्रॉन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम, ये भी फॉलो हो रहा है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है, नन ऑफ दीज, कि ये सारे फॉलो हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इफ एन एटम हैज़ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन व्हाट इज़ लाइकली टू बी द टोटल स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर एटम के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसकी स्पिन क्या होगी। हमारे पास एक रिलेशन होता है n इंटू n प्लस 1 होता है, 2 होते हैं 2, और ये अंडर रूट, इसमें n जो है वो नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बताते हैं। n की जगह आप 4 रख लें तो आपके पास अंडर रूट 24 आ जाएगा, जिसका वो जो उसको सॉल्व करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग उसकी स्पिन मोशन आ जाती है, ठीक है। ये इसका मेथड है। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स कैन हैव द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर, n इज इक्वल टू 3। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स कैन हैव द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, ठीक है। ओके, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसका 3 होगा। l का मतलब है कि उसका जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो 1 का मतलब है s के लिए 0 होता है, p के लिए 1, 3p आ गया जी। ओके, m1 m0, यस, यहाँ पे ये टेक्निकलिटी है जी। देखने, अगर m की वैल्यू ना दी होती 0, ठीक है, तो फिर हम किस पे जाते हैं, हम ए वाले ऑप्शन पे जाते हैं कि 3 हमारे पास ऐसे ऑर्बिटल हैं जिनका ये वाला क्वांटम नंबर हो सकता है। मगर जब m को 0 दे दिए, देखें अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 3 है ना, एक -1 है, एक 0 है, एक +1 है, ठीक है। इसमें ये वाला सपोज करें कि पी एक्स को शो कर रहा है और ये 0 शो कर रहा है पी वाई को, और ये +1 शो कर रहा है पी जेड को, ठीक है। अब ये 3, तो हमारे पास हाउ मेनी ऑर्बिटल कैन हैव फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर, तो कितने ऑर्बिटल्स ये पूरा सेट बता सकते हैं। तो m की जब 0 वैल्यू दे दी है मसलन ये वाला, तो हमारे पास फिर एक ही ऑर्बिटल है ना जिसका क्वांटम नंबर ये बताया जा रहा है, ठीक है। अगर ये m की वैल्यू मैं आपको फिर समझाता हूँ, ये ना दी होती तो हम ए ऑप्शन क्लिक करते, क्योंकि p में 3 ऑर्बिटल होते हैं और n इज इक्वल टू 3 भी जो है तो वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शो करते, तो हम 3 ऑर्बिटल को टिक करते। तो चूँकि m की वैल्यू दे दी है तो फिर हम सिर्फ एक पे जाएंगे कि m, चूँकि पी वाई वाली के लिए हमने m की वैल्यू 0 रखी है। ओके, नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब शेल कैन बी। तो किसी शेल के अंदर मैक्सिमम सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये वाला 4l+2, ये वाला हमारे पास क्या होते हैं, फार्मूला होते हैं जिसको हम अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं, सपोज हमारे पास सब शेल है जी p के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 1, तो इसमें रखें, देखें पूरा आता है कि नहीं, 4 × 1 और 7 के +2, और 1 ज़ार 4 +2 6, तो p में 6 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक है। ओके, 26 है ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक
ऑर्बिटल्स डिपेंड अपॉन देयर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसकी ओरिएंटेशन बताते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर उसकी स्पिनिंग बताते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर सब शेल की शेप बताते हैं, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताते हैं? एनर्जी बताते हैं, साइज बताते हैं, ये वो। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन n+2, नाइट्रोजन के ऊपर +2 चार्ज, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें 1s2 2s2 और 2p कितना होना चाहिए? 4 और 3 होने चाहिए ना, मगर +2 इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो एक बचेगा। तो कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए? एक ही बच गया, ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन उड़ गए ना, +2 चार्ज, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया, एक ही बच गया। उसके बाद है जी द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ ए हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू इट्स थर्ड एक्साइटेड स्टेट इज़। कितनी एनर्जी होती है, इसको हम अभी देख लेते हैं जी। ओके, अब जो एनर्जी के रिलेशन होते हैं वो हमारे पास होते हैं कि हाइड्रोजन एटम के लिए बोहर ने जो सॉल्व किया कि -13.6 इंटू z² डिवाइडेड बाई n²। z² बताते हैं एटॉमिक नंबर को जो कि 1 होता है, और n² बताते हैं नंबर ऑफ शेल जिसमें हमने एक्साइटेशन करनी है। पहली एक्साइटेशन होती है 1 से 2, दूसरी हो सकती है 2 से 3 या 1 से 3, तीसरी हो सकती है 3 से 4। तो ये कौन सी एक्साइटेशन? ग्राउंड स्टेट टू इट्स थर्ड एनर्जी स्टेट। अच्छा, ग्राउंड स्टेट 1 से हमारे पास 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, तो थर्ड एक्साइटेशन ये है, मसलन 4 में जा रहा है इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास जो रिलेशन हमने बनाया उसमें हम क्या पुट करेंगे? फिर n की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। n² मतलब 4² आ जाएगा उसमें हमारे पास रिलेशन, ठीक है। तो अगर हम इसमें करें तो एनर्जी की जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास बराबर हो जाएगी -13.6 डिवाइडेड बाय n² की जगह हमने 4² रखा, तो 4² कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा ना। अच्छा, ये 4² 16 आ जाएगा। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसको आप कैलकुलेट करके वो कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है? हमने निकालना है बेसिकली एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स एक्साइटेशन, कितनी एनर्जी उसको चाहिए इसके लिए, ठीक है। ये तो उस ऑर्बिट की एनर्जी आई, उस शेल की एनर्जी आ गई ना। कौन से? चौथे शेल की एनर्जी ये है। अब पहले शेल की एनर्जी कितनी है ये, तो हम क्या करेंगे? हम इसको माइनस करेंगे, सिंपल, ठीक है। तो डेल्टा ई बराबर हो जाएगा हमारे पास E2 - E1। अब E2 आपके पास क्या है? 0.85, उससे E1 कितनी है? 13.6, वो निकालें तो हमारे पास कितना आंसर आता है? 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वाला हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी कि इतनी एनर्जी आपको चाहिए होगी एक्साइटेशन के लिए पहले शेल से थर्ड जो आपके पास एक्साइटेशन है उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट 3p ऑर्बिटल हैज़ रेडियल नोड। रेडियल नोड 3p में हमारे पास क्या होती है? 1 होती है। इसको निकालते कैसे हैं जी? फार्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ नोड इज इक्वल टू n माइनस l-1। ये वाला फार्मूला होता है। n नंबर ऑफ नोड, n आ गया आपके पास क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजीमुथल क्वांटम नंबर, और 1 आपके पास फार्मूला में है। तो इसका हम क्या करेंगे? हमने चूंकि 3p के लिए n की वैल्यू 3 आ गई, p के लिए जो ये एजीमुथल क्वांटम नंबर होते हैं वो 1 होते हैं, और -1 फार्मूले का, तो 3 में से 2 माइनस करो तो हमारे पास n की वैल्यू रेडियल नोड कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ये हमारे पास ऑप्शन आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास कि ए 0.66 किलोग्राम बॉल इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, फाइंड इट्स वेवलेंथ। तो ये सिंपल डी ब्रॉगली की जो क्वेश्चन है उससे फाइंड आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या होती है? लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई m व्यू, ये, ठीक है। तो हमारे पास h क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट। m क्या है? मैस है जो कि गिवन है 0.66 ये, और वेलोसिटी भी है हमारे पास 100 मीटर पर सेकंड। तो ये सारी वैल्यू आप पुट करें तो हमारे पास 1 × 10⁻⁻35 आंसर आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद 31 है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हैज़ इट्स वैल्यू डिटरमाइंड डायरेक्टली बाय द वैल्यू ऑफ।
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कौन सी वैल्यू होती है? एजीमुथल क्वांटम नंबर यूज़ होते हैं। कैसे? क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारे पास बराबर होता है 2l+1 के। देखें तो ये एजीमुथल क्वांटम नंबर इसके रिलेशन में आता है। नेक्स्ट देखें जी, द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पी सब शेल इज जी। पी सब शेल है, उसमें नंबर ऑफ कौन सा एटॉमिक नंबर है किसी एलिमेंट के जिसमें पी सब शेल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? देखें 7 किसका है? नाइट्रोजन का। और इसकी कन्फिगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 और 2p3। पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। हमारे पास ये ऑप्शन आते हैं। बाकियों को आप चेक कर सकते हैं, 12 को भी देख सकते हैं, 10 को भी। तो इनमें ये कि मैक्सिमम नंबर 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, यही होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब शेल विद 3f(s). 3f सब शेल में कितने मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो f सिंपली आपको 3f(s) दे के ना कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। तो f में कितने आ सकते हैं वो आपने बताने, 14 होते हैं। रेडियस ऑफ द थर्ड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, जो थर्ड शेल है उसका रेडियस कितना होता है? तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है? 0.529 इंटू n²। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब 3 है तो n की जगह आप क्या लगा लें? 0.529 और n की जगह हमारे पास क्या आएगा? n का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है जी? 9 आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है? 4.76 आ जाता है। तो किसी भी शेल का आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको इस फार्मूले से निकालना आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है व्हेन एन एटम एब्जॉर्ब एनर्जी द लाइंस इन द स्पेक्ट्रम विल अपीयर। मसलन सिंपली जब कोई एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो होता है, एक होता है एमिशन और एक एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम चूँकि जिस लाइट को आपने डिटेक्ट करना है वो एब्जॉर्ब होगी है, तो वहाँ पे डार्क लाइंस शो होंगी। ठीक है, बी ऑप्शन। अगर वो एमिशन स्पेक्ट्रम है तो वहाँ पे ब्राइटर लाइन, क्योंकि लाइन इमिट होके आई है ना, ब्राइट लाइन की कलर देगा आपको कोई लाइन, वो शो होगी। मगर अगर एब्जॉर्प्शन है तो डार्क लाइन शो होगी। कलर ऑफ फ्लोरेसिन प्रोड्यूस बाय कैथोड रे डिपेंड, जो कैथोड रेज के अंदर जो कलर प्रोड्यूस होते हैं, चूँकि ग्रीनिश कलर, एक मतलब क्वेश्चन आया हुआ था जब कमीशन की सीट्स ना विड्रा हो गई थी, तो उस टाइम ये क्वेश्चन आया हुआ था कि फ्लोरेसिन्स जब होती, या जो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब में जो कलर प्रोड्यूस होते हैं वो कौन सा है? तो वो ग्रीनिश कलर होता है। ठीक है, ये फेडरल की बुक में भी मेंशन है। ओके, फ्लोरेसिन प्रोड्यूस बाय कैथोड रे डिपेंड अपॉन, किस पे? टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, प्रेशर पे नहीं करता, वॉल्यूम पे नहीं करता, कंपोजिशन ऑफ ग्लास उस पर डिपेंड करते हैं जी। विच वन इज़ नॉट ट्रू अबाउट कैथोड रेज? इनका जो चार्ज होता है, नहीं सॉरी, मैथ्स होता है 9.11 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ ग्राम किलोग्राम, बिल्कुल कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इसका मैथ्स होता है। कस शेडो बनाती है, बिल्कुल। और हीट अप द प्लेटिनियम फॉयल, बिल्कुल उस फॉयल को भी गर्म कर देती हैं। कैन नॉट आयोनाइज, ये बात गलत है जी। ठीक है, क्योंकि ये आयोनाइजेशन करती हैं। पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ कैथोड रेज ऑन गैस मालिक्यूल, जो गैस होती है डिस्चार्ज ट्यूब में, उसके ऊपर जो बम्बार्डमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की, उससे आयोनाइजेशन होती है, तो पॉजिटिव रेज वो बनाती है, एनोड रेज बन जाती हैं उससे। ठीक है, बर्निंग ऑफ गैस से भी नहीं, कूलिंग ऑफ गैस फ्रॉम एनर्जी नहीं, इससे भी नहीं। ठीक है, पहले ये कॉन्सेप्ट था कि एनोड से निकलती हैं, मगर ऐसा है नहीं। विच वन इज़ नॉट ट्रू अबाउट कैथोड रेज? तो ये रिपीट हो गया जी दोबारा, सॉरी। रदरफोर्ड प्लैनेट लाइक स्ट्रक्चर वाज डिफेक्टिव एंड अनसेटिस्फैक्ट्री, जो रदरफोर्ड का प्लैनेट लाइक स्ट्रक्चर था, मॉडल था, तो वो डिफेक्टिव था। क्यों? वजह क्या थी? तो पहली है मूविंग इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, सही है, ये भी उसमें एक डिफेक्ट था। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए उस प्लैनेट उस स्ट्रक्चर के या उस मॉडल के अकॉर्डिंग, ये भी गलत था। बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन अनएक्सप्लेन, कोई एक्सप्लेनेशन थी ही नहीं। तो हमारे पास ये सारी करेक्ट हैं। ठीक है, ये सारे उसके क्या हैं? ड्रॉबैक्स थे। उसके बाद है 41, द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ लाइट एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय, तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जो है, इसने हमें रिलेशनशिप दी थी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के दरमियान, इज इक्वल टू h म्यू। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन एन एटम इज सब्जेक्टेड टू द मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम ज़ीमान इफेक्ट कहते हैं। और अगर स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन व्हेन एटम इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिर हमारे पास स्टार्क इफेक्ट होगा जी। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द शेप ऑफ ऑर्बिटल? तो एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें शेप बताते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी या साइज बताते हैं, मैग्नेटिक नंबर उसकी ओरिएंटेशन वगैरह बताते हैं जी, और स्पिन क्वांटम नंबर उसकी स्पिनिंग बताते हैं जी।
प्रेशर इन गैस डिस्चार्ज ट्यूब लो प्रेशर होता है 0.1 टार से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, यहाँ तक इतना प्रेशर होना चाहिए। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन वाज स्टडी बाय जो कैथोड्स डिफ्लेक्ट वगैरह होती हैं तो क्रुक्स ने उनको स्टडी किया था जी। इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग तो बीटा एमिशन, जब बीटा एमिशन निकलती हैं, बीटा एमिशन बेसिक बीटा रेज बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ही होती हैं, तो प्रोटॉन के ब्रेक होने से ही निकलते हैं, तो ये इसमें एटॉमिक नंबर में चेंज आता है जी। निकले जब रेडियो एक्टिविटी होती है और बीटा रेज निकलती है ना, तो हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ जाते हैं। मगर जब अल्फ़ा रेज निकलती हैं जो कि हीलियम का न्यूक्लियस होता है, तो फिर हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं जी। वैल्यू ऑफ चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कितनी है जी, 1.758 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 11 कूलम पर किलोग्राम। तो चार्ज टू मास रेशो जो कि थॉमसन ने डिटरमाइन की थी 1.7588 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 11 कूलम पर किलोग्राम। प्लांक्स थ्योरम सेज एनर्जी इज इमिटेड कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होती जी, इसने कहा था पैकेट्स की फॉर्म में, क्वांटा की फॉर्म में, छोटे छोटे पैकेट्स फोटॉन्स की, उसमें डिसकंटिन्यूस मैनर में रिलीज़ होती है। और एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो NH/2 पाई, यहाँ पे पाई आपने साथ लगा लेना, NH/2 इस ये हमें बताते हैं जी, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें आप इसको सॉल्व करें, जहाँ पे भी आपको इशू हो तो आपने फिर यह कि मुझे बताना है, और एक ग्रुप में आप में मैसेज कर लेना, उसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेके फिर उसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर लूँगा। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।